समझ गए। हाँ, एक से दो फिर 5 के 8 बजते हैं, अभी भी ऐसे ही करते लाइव गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि क्लास आपकी शुरू हो गई है और आवाज आपको मेरी कैसे आ रही है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, एक बार आप मुझे बताएंगे। फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करते हैं शुरू। सनी, सौरभ कुमार, रोहित कुशवाहा, दिनेश शर्मा, नवनीत, सुष्मिता, विकास कुमार, कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं मोबाइल में कैसा माहौल चल रहा है। इसमें से सही चल रहा भाई माहौल, एकदम बढ़िया। चलो शिवम, हिमांशु, विकास, अरिजीत, नितिन, नितेश, चेतन, चंद्रभान जी, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे इस सर जी बैकग्राउंड चेंज क्यों लग रहा है। अरे भाई बोर हो जाओगे तो मैं कि बैकग्राउंड में अलग अलग बैकग्राउंड पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, क्लासिकल क्लासिकल, है ना। रोज एक ही जैसा बैकग्राउंड क्या मतलब। अच्छा, आज हम थोड़ा सा इंटरफ्रेंस के बारे में आपको मैं बता देता हूं, फिर से जुड़े हुए एक वैरायटी का न्यूमेरिकल आता है वो देख लेंगे हम। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। फिर यहां से हम न्यूमेरिकल करेंगे क्लास में। अच्छा, एक क्वेश्चन का कहीं बीच में रह ना जाए, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था, इससे मुझे पता चलेगा पिछली क्लास आपने कितने ध्यान से देखी। एक क्वेश्चन पहले ये करो, ये बताना, रोज एक ही क्लास मत पूछने आया करो कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगी, कब हो जाएगी। पहली क्लासेस देखो कई बार हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है कितने लेक्चर में खत्म होगी। पहले यहां करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है क्यों। यह पूछ रहा हमारे से कि लाइट जो है आपको सीधी रेखा में चलती हुई क्यों लगती है, स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करते हुए क्यों लगती है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो लाइट बेटा हमें सीधी रेखा में चलते हुए दिखती है, इसकी वजह यह है क्योंकि लाइट जो है, प्रकाश जो है, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत ही छोटी है। अगर आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने आपको डिफ्रैक्शन, विवर्तन पढ़ाया था, डिफ्रैक्शन और विवर्तन पढ़ाते समय मैंने आपसे बोला था कि भैया लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है। लाइट केवल तभी मुड़ती है अगर लाइट ऐसे स्लिट से, ऐसे छिद्र से पास करे कि जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ के जैसे ही हो। तो बेटा लाइट की वेवलेंथ तो बहुत ही ज्यादा छोटी है और डेली लाइफ में हमारे आसपास जो किसी दीवार में कोई गड्ढा है, किसी खिड़की में कोई स्पेस है, या दरवाजे और फर्श के बीच में जो गैप है वो काफी बड़े बड़े होते हैं, तो लाइट इनसे पास करते हुए नहीं मुड़ेगी। अगर आपको लाइट को बेंड कराना है, अगर आपको लाइट को मोड़ना है, तो लाइट को आपको एक ऐसे गड्ढे से, ऐसी स्लिट से पास कराना पड़ेगा जिसका साइज भी लाइट की वेवलेंथ के जैसा ही हो। तो लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है, एंगस्ट्रोम में होती है, तो उतने ही छोटे साइज का ही अगर कोई स्लिट होगा तभी लाइट बेंड करेगी। तो अगर उससे बड़ा होगा तो लाइट उससे सीधी सीधी निकल जाएगी। अगर लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी ना होती, लाइट की वेवलेंथ होती कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर जैसी, तो फिर लाइट इजीली बेंड कर दिया करती। क्योंकि भाई जनरली हमारे घर में जो दरवाजों और फर्श के बीच में गैप है वो कुछ सेंटीमीटर का होता है, खिड़की वगैरह में कुछ गड्ढे होते हैं, कमरे में कहीं ईंट बीट निकली हुई कुछ गड्ढा है, तो फिर लाइट उनसे भी पास करते करते बेंड करती। क्योंकि कोई भी वेव, कोई भी तरंग तभी बेंड करती है कि जब उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो तरंग दैर्घ्य है, उसी साइज का ही कोई स्लिट, उसी साइज का कोई छिद्र उसके मार्ग में आए। पर लाइट की वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी है कि डे लाइफ में आपको अपने आसपास ऐसे छिद्र नहीं दिखाई देंगे, तो इसलिए आपको लाइट बैंड होते हुए नहीं दिखती है। तो लाइट हमें बैंड होते हुए इसलिए नहीं दिखाई देती है, लाइट हमें सीधी रेखा में इसलिए चलती हुई दिखती है क्योंकि लाइट जो है इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, लाइट की बेंडिंग इजिली नहीं होगी। देखो साउंड जो है ना वो इजिली बैंड हो जाता है। आप जिस कमरे में हैं, अगर आप इस कमरे को पूरा बंद भी कर लें, थोड़ा बहुत अगर गैप हो दरवाजे फर्श के बीच में हल्का फुल्का कहीं, तब भी अगर आप जोर से बोलोगे अंदर बैठ के मम्मी चाय, आपकी मम्मी को आवाज आ जाएगी, लेकिन आपकी मम्मी आपको देख नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो हमें कोई चीज कब दिखती है, जब हमारे ऊपर टकराने वाली लाइट जो है
वो सामने वाले की आंख पे पहुंच जाए तो हमें कोई देख लेगा। अब आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं तो आपके ऊपर जो लाइट टकरा रही है, आपकी बॉडी पर टकराने के बाद में जो आगे जा रही थी, तो लाइट दीवारों पर, गेट पर टकरा के वहीं के वहीं रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अगर मान लो कि लाइट जो इजिली बैंड अगर हो जाया करती है, देखो फिर क्या दिक्कत आती है। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे है, आप यहां पर बैठे हुए हैं और मान लो कि यहां पर कहीं ऊपर एक छोटा सा कुछ ये, कि मान लो कि यहाँ पे कुछ आपके घर में कहीं यहाँ पे जंगला बंगला टाइप से क्या है, कुछ विंडो विंडो, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है कुछ, और आपकी मम्मी यहाँ पे है और ये कुछ यहाँ पे कुछ जंगला बंगला टाइप पे लगा हुआ है, लेकिन आपको भी आपकी मम्मी क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि आपके ऊपर जो भी सूर्य का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश टकरा रहा है, आपकी बॉडी पे जो टकराया, वो लाइट अगर यहाँ पे टकराएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और इस गड्ढे से पास करेगी तो सीधी निकल जाएगी। तो आपकी मम्मी के आंख में आपके ऊपर टकराने वाला प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर लाइट इजिली बैंड हो जाया करती, तो इस गड्ढे से पास करते हुए अगर लाइट बैंड हो जाया करती, तो आपकी मम्मी आपको देख लेती। तो लेकिन अभी क्यों नहीं देख पा रही हैं? अभी जब हम कमरे के अंदर रहते हैं, हमें हमारे घर वाले इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर टकराने वाला प्रकाश उनकी आंख तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि लाइट इजिली बैंड ही नहीं होती। लेकिन साउंड बैंड हो जाता है। हम साउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है मैंने आपको, साउंड की बेटा ध्वनि जो है ना, साउंड की वेवलेंथ होती है 17 मिलीमीटर से 17 मीटर के बीच में। तो साउंड की वेवलेंथ काफी है, मिलीमीटर से मीटर के बीच में। तो जो ये गड्ढा होगा, तो इसका साइज होगा कुछ मिलीमीटर से तो ज्यादा ही होगा, 17 मिलीमीटर से बड़ा। तो जब इससे आप बोलोगे हेलो मम्मी चाय, तो आपके मुंह से जो साउंड निकलेगा उस गड्ढे से पास करके बैंड होकर आपकी मम्मी के कान में पहुंच जाएगा। तो साउंड तो इजीली बैंड हो जाता है क्योंकि साउंड की वेवलेंथ अच्छी खासी है। लेकिन लाइट जो है उसकी वेवलेंथ अच्छी खासी नहीं है लाइट की। तो लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है। तो लाइट के मार्ग में जो भी गड्ढा आ रहा है, जो विंडो में या कोई आला बना हुआ है घर में, तो इसका साइज काफी बड़ा है, तो लाइट इससे पास करते समय बैंड नहीं करेगी, तो लाइट तो सीधी निकल जाएगी, पर साउंड बैंड कर जाएगा क्योंकि साउंड की वेवलेंथ इतनी छोटी नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लाइट हमें सीधी रेखा में चलते हुए क्यों दिखती है, तो हम उसकी वजह बताएंगे क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी है, इस वजह से ऐसा है। आई बात समझ में? सर मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है, इसमें टेक्नीशियन सिलेबस भी हो जाएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूरा हो जाएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का नहीं है। टेक्निकल बैच हमारे यहाँ राजकुमार सर पढ़ाते हैं। टेक्निकल वाले का अगर आपको करना है ग्रेड 1 का, तो उसमें जो फिजिक्स वाले टॉपिक हैं वो तो आपके लगभग कवर हो जाएंगे। जो इसमें इंजीनियरिंग वाले टॉपिक हैं वो कवर नहीं होंगे इसमें ना। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 100% कवर हो जाएगा, 100%। ठीक, आगे बात समझे भाई सभी को? ये चलो अब आ जाते हैं अपना वापस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे, प्रकाश के व्यतिकरण पे। यहां पे आते हैं। देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को मैं बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं यहां पे, नहीं तो इसके लिए आपको पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। हाइजन का प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, वेव फ्रंट पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब हमें जितने की रिक्वायरमेंट है उस पर आ रहे हैं हम, ठीक है। लाइट की वेवलेंथ का साइज कितना होता है पीछे क्लास देखो पता चल जाएगा। जिस बच्चे ने सारी क्लास लाइव नहीं ली हो, कृपया इस क्लास में आकर टाइम खराब ना करें, ना अपना ना हमारा, ठीक है। अच्छा देखो, अब जैसे आप समझो बहुत आसान भाषा में कि जैसे मेरे पास में एक तालाब है, उस तालाब में मैंने एक पत्थर लिया और वो पत्थर मैंने फेंक के मारा, ठीक है। अब जैसे मैंने उस तालाब में एक पत्थर फेंक के मारा, तो उस तालाब में एक वेव, एक डिस्टर्बेंस, एक तरंग पैदा हो जाएगी, एक वेव पैदा हो जाएगी। वेव समझ रहे हो ना, एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा तालाब के अंदर। अब मैंने तालाब में एक पत्थर फेंका था, तालाब में एक डिस्टर्बेंस, एक वेव पैदा हुई, और ये वेव जब पैदा होगी तो उस तालाब का पानी आपको ऐसे ऊपर नीचे उठता हुआ दिखेगा। तो पानी कितना ज्यादा ऊपर उठ रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड, आयाम कहलाता है किसी वेव का। जब मैं वेव चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उसमें सारी बातें डिटेल में आएंगी। ये तो मैंने एक तालाब में पत्थर फेंका, तालाब के अंदर एक डिस्टर्बेंस, एक लहर से बनी, एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, और उसके पीछे ही मैंने खींच के एक और मारा फेंक के, उसके पीछे ही मैंने एक पत्थर और मारा जोर से खींच के। तो पहले पत्थर से तो एक डिस्टर्बेंस पैदा हुई था, एक वेव बनी थी, दूसरा पत्थर जो खींच के मारा उससे भी एक वेव पैदा होगी। तो जो पहली जो डिस्टर्बेंस चल रहा था, दूसरा पत्थर जो खींच के मारा हमने, उससे जो वेव बनी, तो वो क्या करेगी, जो पहला डिस्टर्बेंस बन रहा था तो दूसरे पत्थर से डिस्टर्बेंस बना उससे भी वेव बनेगी, तो पहले वाली वेव के ऊपर चढ़ जाएगी। अब पानी आपको ज्यादा ऊपर नहीं चलता हुआ दिखाई देगा। आपने बचपन में ऐसा किया भी होगा ना कि एक पत्थर मार रहे हैं, फिर दूसरा पत्थर फेंक रहे हैं, फिर तीसरा फेंक रहे हैं, तो पहले एक वेव बन रही थी, दूसरे पत्थर से एक वेव बनी, तो और ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएं, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। अगर कोई डेंसर मीडियम में हो और रेयर मीडियम में देख रहा हो, तब इसका शिफ्टिंग क्या होगा? शिफ्टिंग शायद ये पूछना चाह रहे हैं बच्चा। ये जैसे मान लो कि
ये पानी है, अब शिफ्टिंग पता नहीं क्या लिख रहा है, मान लो कि ये पानी है और ये पक्षी है और ये हमने बताया था आपको ये मछली है। एक तो ये है कि अगर पक्षी इस मछली को देखेगा, अगर ये मछली एक्स, अगर ये मछली डी गहराई में है तो मछली से थोड़ी सी उठी हुई लगेगी, यानी कम गहराई में लगेगी। और इसकी जो आभासी गहराई हमने आपको बताई थी, वो आभासी गहराई क्या बताई थी, एक्चुअल गहराई को इस पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो। अगर पक्षी जो है अगर वो मछली को देखता है तो मछली से थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी, उसकी गहराई कम दिखेगी। भाई गहराई कहां से नापते हैं, इस सरफेस से, जहां पानी खत्म हो रहा है, हवा स्टार्ट हो रही है, जो बाउंड्री है ना यहां से। तो मछली एक्स गहराई में थी, पर इसे मछली लग रही है कितनी गहराई में, कम गहराई में लग रही है, तो उसकी जो आभासी गहराई थी वो है D/N। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर हम कर दें कि अभी तो पक्षी ने देखा मछली को, अगर मछली पक्षी को देखे तो क्या होगा, तो बेटा अगर आप पानी के अंदर से बाहर की चीज देखते हैं ना, तो जैसे पक्षी जब मछली को देख रहा था, मछली थोड़ी सी उठी हुई दिख रही थी और इसे मछली की जो गहराई है वो वास्तविक गहराई से कम लग रही थी। लेकिन जब आप पानी से अगर बाहर हवा की चीज देखेंगे, अगर ये पक्षी H हाइट पे है, तो जब आप पानी से बाहर हवा की चीज देखते हैं ना, तो पक्षी थोड़ा सा ऊंचाई पे दिखाई देगा आपको। इसकी जो आभासी ऊंचाई होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, और आभासी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, इसकी एक्चुअल गहराई में जिस लिक्विड से देख रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देना। आभासी गहराई क्या होती है, आभासी गहराई कम होती है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं। तो जब आप हवा से पानी की चीज को देखते हैं तो पानी की चीज थोड़ी सी उठी हुई दिखती है, कम गहरी दिखती है। तो हवा से पानी में देखेंगे तो पानी की चीज उठी हुई दिखाई देगी, उसकी गहराई आएगी, वास्तविक गहराई को किससे भाग करते हैं, अपवर्तनांक से। लेकिन जब आप पानी से हवा में देखते हैं तो हवा की चीज आपको थोड़ी सी ऊपर दिखेगी, उसकी ऊंचाई ज्यादा दिखेगी। तो जो आभासी ऊंचाई होगी वो वास्तविक ऊंचाई को आप जिस लिक्विड से देख रहे हैं उसके अपवर्तनांक से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और भाई ऐसे जो बातें होती है ना, ये चलते हुए टॉपिक में मत पूछा करो, ये क्लास के बिल्कुल शुरू में पूछा करो या बिल्कुल एंड में। अच्छा आगे देखेंगे तो मैंने कहा कि जैसे मैंने तालाब में एक पत्थर फेंका, उस तालाब के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, एक तरंग पैदा हुई, एक वेव पैदा हुई, एक लहर पैदा हुई। एक पत्थर आपने पीछे से खींच के मारा, उस पत्थर से भी एक लहर पैदा हुई। तो जो पहली लहर थी उस लहर के ऊपर, उस वेव के ऊपर, उस तरंग के ऊपर, उस डिस्टर्बेंस के ऊपर अगर दूसरी वेव आके चढ़ जाए, और अभी पानी आपको ज्यादा मात्रा में ऊपर नीचे चलता हुआ दिखेगा, तो अगर दूसरी वेव इसके ऊपर आके चढ़ जाए, दो तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएं, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस व्यतिकरण। तो जो मैंने आपको तालाब के अंदर बताया, यही काम लाइट भी कर सकती है, प्रकाश भी कर सकता है। तो मान लो प्रकाश की एक तरंग आ रही है, एक प्रकाश की दूसरी तरंग आ रही है, तो दो प्रकाश की तरंगे अगर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो प्रकाश के व्यतिकरण में प्रकाश की तरंगे एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर करेंगी। बस यहाँ पे शर्त यह है कि जो दो प्रकाश की आपको तरंगे लेनी है ना, जैसे मैंने एक वेव ये ली, एक प्रकाश की तरंग मैंने ये ले ली, ये, और एक दूसरी तरंग मैंने ये ली प्रकाश की। दूसरी है, तो बेटा जो आपने दो ये प्रकाश की जो आपने तरंगे ली हैं, शर्त यह है कि ये दोनों प्रकाश की जो तरंगे हैं ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की समान आवृत्ति की होनी चाहिए। तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों की जो आवृत्ति है वो होनी चाहिए सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, ये लाल रंग की है, नीले रंग की है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की तरंगे होनी चाहिए। दूसरी चीज, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है, आयाम, ये मैक्सिमम जो आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड आयाम। इसका मान लो A1 है, इसका A2 है, और इनका जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग सेम होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट ही सेम हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी तो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। तो समान आवर्ती या समान तरंग धैर्य की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम एम्पलीट्यूड लगभग समान हो, ऐसी तरंगों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाना, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन में क्या था कि लाइट जा रही है, किसी गड्ढे से पास करते समय अगर वो गड्ढा लाइट की तरंग धैर्य के जैसा है, तो उस गड्ढे से पास करते समय लाइट के जो वेवलेंथ है उसका बैंड हो जाना, मुड़ जाना, वो डिफ्रैक्शन था। तो वहां पे बेंडिंग थी लाइट की। यहाँ पे एक तरंग का, समान आवर्ती की तरंग का दूसरी तरंग के ऊपर अध्यारोपित होना, इसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस। बस शर्त यह है कि दोनों में ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसी इसकी है, जो फ्रीक्वेंसी आवर्ती और तरंग धैर्य इसकी है, वही फ्रीक्वेंसी और वही वेवलेंथ तरंग धैर्य इसकी भी होनी चाहिए, और एम्पलीट्यूड जो है इनके लगभग सेम होने चाहिए। अगर बराबर ही हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। ओवरलैप होना, चढ़ जाना एक दूसरे के ऊपर। अभी इसका मैं कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, उससे न्यूमेरिकल आते हैं, फिर भी डेफिनेशन हम इसकी लिख लेते हैं। लिखेंगे द सुपरपोजिशन ऑफ
the superposition of two light waves, the superposition of two light waves of same frequency and same wavelength the superposition of two light waves of same frequency and same wavelength and almost same amplitude is called interference of light. हिंदी में लिखेंगे समान आवर्ती समान तरंग दैर्घ्य और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगों का एक दूसरे पर अध्यारोपित होना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। इसमें याद रखना है कि दोनों वेव जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और एम्पलीट्यूड आयाम लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंग होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए तो उसके लिए आप बढ़िया तरीका देखो ये है, जैसे यंग एक साइंटिस्ट हैं, उन्हें इसके लिए बड़ा सही तरीका निकाला था। इसके लिए आप देखो क्या कर सकते हैं, कि मतलब स्क्रीन है, पर्दा है, जहां पे आप इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे। दो वेव जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगी तो जो पैटर्न बनेगा वो स्क्रीन पे आप देखेंगे। स्क्रीन है, ये मान लो कोई एक लाइट का सोर्स है, ये ठीक है, ये कोई एक सोर्स है। अब यहां बड़े ध्यान से आपको समझना, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पे ये कोई एक सोर्स ले लूं, जैसे मान लो मैंने यहां पे कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट ले ली, एक वर्णे कोई प्रकाश ले लिया, अब मैंने ऐसे एक लाइट ली, अभी बेटा लाइट जा रही है, तो यही जहां से जो लाइट जा रही है वही लाइट इससे भी पास करेगी। जो यहां से लाइट चल रही है वो लाइट इस वाली स्लिट से भी पास करेगी और वही लाइट इस वाली स्लिट से भी पास करेगी। तो बताओ, जब एक ही सोर्स से, एक ही स्रोत से अगर आपके पास प्रकाश निकल के आ रहा है, एक ही सोर्स से अगर आपके पास में लाइट निकल के आ रही है, तो भैया जो यहां से प्रकाश निकल रहा है इस वाली स्लिट से और जो इस वाली स्लिट से प्रकाश निकल रहा है, तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की तो होंगे, दोनों समान आवृत्ति की तो होंगे। भाई मान लो यहां पे एक बल्ब है और उस बल्ब के सामने मैंने गत्ता लगाया और एक गड्ढा यहां कर दिया, गड्ढा यहां कर दिया, इसी बल्ब का प्रकाश इस गड्ढे से पास कर रहा है, इसी बल्ब का प्रकाश इस गड्ढे से भी पास कर रहा है। तो क्या थोड़ा ना कि इस वाले गड्ढे से पास करने वाला नीले रंग का हो जाएगा, यहां से पीले रंग का हो जाएगा। भाई इसी बल्ब से निकलने वाला प्रकाश इस गड्ढे से आ रहा है, इससे भी जा रहा है, तो नहीं, इस गड्ढे से जो प्रकाश निकल रहा है, इससे जो प्रकाश निकल रहा है, दोनों सेमी फ्रीक्वेंसी के तो होंगे, क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से आए हैं। तो इसमें हमें जो इंटरफेरेंस के लिए जो हमें दो वेव चाहिए होती हैं, वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए और उनका एम्पलीट्यूड आयाम होना चाहिए लगभग सेम। अब मैंने यहां पे दो चीजें होंगी, जैसे मान लो कि मेरे पास में एक वेव ये थी, ये वाली पहले वाली, ये दूसरे वाली है, जिनके बीच में इंटरफेरेंस होना है, व्यतिकरण होने वाला है। ठीक, अब देखो, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका A2। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि दोनों जो वेव हैं जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रही हो, जब एक दूसरे के ऊपर इंटरपोज कर रही हो, ठीक है कल बताया था, देखो फिर ऊपर आ लिया, फिर कल बच्चा बुरा मान गया था कि सर बिहार वाले ऐसा करते हैं क्या, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, बिहार ध्रुव के लिए पढ़ सकते हैं क्या। हर क्लास में
10 बच्चे बिहार वाले आते हैं इस क्लास में, बिहार दरोगा हो जाएगा क्या, इस आंसर देंगे, थोड़ी देर में एक दूसरा आ जाएगा, बिहार एसएससी हो जाएगा क्या, थोड़ी देर में एक और आ जाएगा, बीपीएससी से कवर हो जाएगा क्या, फिर थोड़ी देर में एक और आ जाएगा कि इससे बीपीएससी का टीचिंग हो जाएगा क्या। भाई सबसे पहली क्लास देखो, उसके अंदर हम बताते हैं कि कौन कौन से पेपर कवर होंगे। हर 10 मिनट में कितने बच्चों को आंसर दें। अब तो कमेंट भी वाला पढ़ने का मन नहीं करता। दिक्कत पर क्या है ना, आप लोग प्लीज रिप्लाई बता दो कमेंट बॉक्स भर देते हो। तो नहीं क्या मूर्खता की पराकाष्ठा पहुंच चुके हैं बच्चे। रोज एक क्लास में एक क्वेश्चन का 5 बार आंसर देना। अब यहां देखना, अच्छा देखो ये वेव और ये वेव दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, अध्यारोपित होंगी, सुपरपोजिशन करेंगी दोनों एक दूसरे के ऊपर। अब आप एक बात को समझना, अगर ये वाली जो वेव है, इसका देखो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है और इसका ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर वाले हिस्से पे ही आके गिरे, यानी कि दोनों वेव जो है सेम फेज में है, समान कला में है। यानी कि इसका जैसे ये वाली वेव थी मेरे पास, ये दोनों सुपर पोजिशन जब कर रही है तो हो क्या रहा है कि जैसे ये पहले वाली वेव थी मेरी, मैं इसे लाल रंग से दिखा देता हूं, तो दूसरे वाली वेव जब इसके ऊपर आकर गिरेगी तो उसका भी जो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर वाले हिस्से पे गिरे, यानी कुछ ऐसे आके बने माहौल। ऐसे तो इस ऊपर वाले को मैंने लाल रंग से दिखाया, नीचे वाले को ब्लैक कलर से दिखाया। अगर दोनों के दोनों इसका ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर वाले हिस्से पे आके गिरे, कि दोनों वेव सेम ही फेज में हो, दोनों वेव समान ही कला में हो, तो ऐसे इंटरफेरेंस को बेटा हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये हमारा कहलाता है संपोषी व्यतिकरण। इसमें क्या होगा, अब ये वाली वेव इस वाली वेव के ऊपर आकर गिरी, अब जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका बेटा जो एम्पलीट्यूड होगा ना, उसका जो आयाम होगा वो इसका एम्पलीट्यूड प्लस इसके एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। जो रिजल्टेंट वेव बनेगी इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के आएगा बराबर। और ये मैक्स एम्पलीट्यूड भी होगा, जब दोनों सेम फेज में गिरेंगे एक दूसरे के ऊपर तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम, और वो क्या होगा, दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एक वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 3 मीटर है, दूसरी का है 2 मीटर, दोनों वेव सेम फेज में है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी इसका ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर वाले हिस्से पे आके गिर रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 3 और 2 5 मीटर आ जाएगा, 5 मीटर। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों बेटा बिल्कुल ये अपोजिट फेज में हो, अपोजिट फेज में, मैं तो बहुत ही आपको केवल काम के हिसाब से बता रहा हूं। एक मेरे पास एक वेव ये है, इसका एम्पलीट्यूड है A1, ये मेरे पास में दूसरी वेव थी, इसका एम्पलीट्यूड कितना है A2, लेकिन सॉरी ये दूसरी है अपोजिट फेज में। ठीक, इसका एम्पलीट्यूड कितना है A2। अब देखो ये दोनों आपस में इंटरफेरेंस कर रही है, ये वाली जो वेव है दूसरे वाली वो पहले वाली के ऊपर आके गिर रही है। पहले वाले को मैं दिखा रहा हूं रेड कलर से, ये रेड कलर से। तो दूसरे वाली वेव इसके ऊपर आके गिरी तो बेटा इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर वाले हिस्से पे आके गिर रहा है, यानी कि यहां पे माहौल कुछ ऐसा बन रहा है। ये जो इंटरफेरेंस है कि दोनों जो वेव आपस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, दोनों का फेज बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से, ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। और इसमें बेटा जो इनका जो रिजल्टेंट जो वेव होगी उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा ना वो दोनों के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर आएगा। यहां पे जो एम्पलीट्यूड आएगा इन दोनों के मिलने से वो दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा, यानी कि अगर इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका 2 है, तो उसका 3 ही बचेगा, और ये एम्पलीट्यूड होगा मिनिमम। यानी अगर आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना है तो दोनों के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस लेना पड़ेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना तो दोनों का सम लेना पड़ेगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा, जब इसका ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर वाले हिस्से पे गिरे, यानी कि दोनों वेव सेम फेज में हो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट फेज में हो, कि इसका ऊपर वाला हिस्सा इसका ठीक नीचे वाला हिस्सा हो, तो यहाँ पे मिलेगा आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड, वो दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐसे मिलता है और मिनिमम मिलता है ऐसे। दूसरा एक बात और ध्यान रखना, कोई भी जो वेव है उसकी जो इंटेंसिटी उसकी जो तीव्रता होती है
वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। एक लाइन यहां पे याद रखेंगे कि कोई भी वेव की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, तरंग की जो तीव्रता को मैं लिख रहा हूं आई से, इंटेंसिटी होती है उस वेव का जो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उस वेव की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। एक छोटी सी बात याद रखेंगे। अब इसके बाद में आप इसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल कर सकते हैं। दोबारा समझना, जब भी मैं आपसे कहूंगा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए दोनों वेव पकड़ो, पहले वेव का एम्पलीट्यूड दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड दोनों जोड़ दो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। यानी कि दोनों वेव जो होंगी वो सेम फेज में ही इंटरफेरेंस कर रही हैं। अगर मैं मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करूंगा तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। अगर मैं किसी वेव की इंटेंसिटी की बात करूंगा तो उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देना। ये बात अब आपको समझ में कैसे आएंगी, उसके लिए हम 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे यहां पे क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को पढ़ के कोशिश करो कि कुछ निकल के आए क्या। द इंटेंसिटी ऑफ टू इंटरफेयरिंग कोहेरेंट वेव हैव रेशियो 9:4। कह रहा है कि दो वेव जो है जो इंटरफेरेंस कर रही हैं उन वेव की इंटेंसिटी का रेशियो 9:4 है। आपको रेशियो निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। ये कह रहा है कि भाई हमारे पास में दो वेव हैं, ये दो अलग अलग वेव हैं, तो इन वेव की जो इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो है 9:4। एक क्वेश्चन समझ लो, फिर अगले 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। दो वेव हैं, इनकी इंटेंसिटी का रेशियो आपको दे रखा है। मान लो एक वेव ये है मेरे पास में, इसका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया A1, और एक दूसरी वेव है ये, इसका एम्पलीट्यूड मान लिया मैंने A2। तो जो पहली वेव है इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2। कह रहा है कि अब इनकी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। भैया मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है तो यहां बड़े ध्यान समझना, हमें बताना है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो आपको मैंने बताया था कि इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती। अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी बताना है तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम वाला लेना पड़ेगा, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए एम्पलीट्यूड भी मिनिमम वाला लेना पड़ेगा। यानी एक्चुअल में अगर आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड अगर आप निकाल लें तो उसका स्क्वायर करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास में दो वेव थी, तो जो पहले वाली वेव है और दूसरी वेव है, इनकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है, और इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो दोनों वेव की जिनकी इंटेंसिटी दे रखी है, तो क्या मैं इनका एम्पलीट्यूड नहीं निकाल सकता? भाई इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जो पहली वेव की इंटेंसिटी अगर I1 है, इसका एम्पलीट्यूड है A1, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर, ये A2 स्क्वायर, तो 9:4। तो इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो जो आएगा वो आएगा 3:2। तो ये तो हमारे पास में जो 3:2 आया, ये बेटा क्या निकल के आया? 3:2। तो इन दोनों की एम्पलीट्यूड का रेशियो निकल के आया। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, मिनिमम के लिए मिनिमम चाहिए। तो अगर मेरे पास दोनों वेव के एम्पलीट्यूड का रेशियो आ जाए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो मैं निकाल लूंगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का एम्पलीट्यूड जोड़ना पड़ता है, और मिनिमम के लिए दोनों को घटाना पड़ता है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 3 में से 2 गया, कितना आ गया? 1। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम का रेशियो आ गया 5:1। तो मेरा काम हो गया 5:1। यहां मुझे स्क्वायर करना है, तो कितना आ गया? 25:1, यानी कि 25:1। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है पेपर में, आपको मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम पैटर्न रहता है। आपको दो वेव की इंटेंसिटी का रेशियो देगा, इस वेव की अलग इंटेंसिटी दे दी, इसकी अलग इंटेंसिटी दे दी, उसका रेशियो दे दिया, और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछेगा। भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब यह है कि अगर ये दोनों वेव जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, एक का ऊपर वाला हिस्सा दूसरे के ऊपर वाले हिस्से पर चढ़ जाएगा। जब एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी दोनों वेव, तो एम्पलीट्यूड क्या आता है? मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी में मैक्सिमम आएगी, यानी कि पर्दे पे आपको चमक दिखेगी। और जब ये दोनों करेंगी अपोजिट फेज में इंटरफेरेंस करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, तो एम्पलीट्यूड का आता है डिफरेंस। एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम होगी, तो आपको चमक की जगह आपको अंधेरा दिखेगा। तो कुछ डार्क और कुछ आपको ब्राइट फ्रिंज दिखती है पर्दे पर। इंटरफेरेंस पैटर्न में कुछ ऐसा होता है। वो अगर आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे याद रखो, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको दो वेव की इंटेंसिटी का रेशियो दे देगा। उनकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा, तो उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो आप निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड आयाम के स्क्वायर के समानुपाती है, तो पहले का एम्पलीट्यूड A1 का स्क्वायर, दूसरे का फिर आ जाएगा A2 का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया 3:2। अब एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसा आएगा? दोनों को जोड़ेंगे, मिनिमम के लिए दोनों को घटा देंगे, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है।
तो भाई इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम वाला लेना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करेंगे। मिनिमम के लिए एम्पलीट्यूड मिनिमम वाला लेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो 5:1 पता ही है हमें, तो स्क्वायर करना तो 25:1 आ गया। तो जिनका 25:1 आया उनका बिल्कुल ठीक है भाई। 5:1 आप तब बोलते अगर वो केवल आपसे मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशो पूछता, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो नहीं पूछता, केवल एम्पलीट्यूड का, तो आपका आंसर ये बनता। जो बच्चे 3:2 बता रहे हैं, इन्हें इसे सोल्व करेंगे 3:2 आएगा, इनका आंसर ये तब सही बनता अगर वो केवल ये कहता है कि दो वेव की इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है तो इनके एम्पलीट्यूड का रेशो कितना होगा, तो इनके एम्पलीट्यूड का रेशो होगा 3:2। जब भी इंटरफेरेंस कर लेंगी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आएगा यानी कि जो रिजल्टेंट वेव आएगी, मैक्सिमम आएगा 5, मिनिमम आएगा 1। तो दोबारा समझना, इसमें समझ में नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी ऐसे ऐसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, उनसे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे ये वाला करो पहले, फिर लास्ट वाला पूछूंगा आपसे मैं। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव, फिर से दो वेव की इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है, कह रहा है कि इफ दे इंटरफेयर, अगर वो व्यतिकरण करती हैं तो आपको बताना रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, करो ये पहले की तरह। कुछ ऐसा हमारे पास आ रहे हैं, रोहित, विकास, अमानुल्लाह, अनूप, पिंटू, इंदु, संतोष, सौरभ, रिचा, गजाला, अनूप। देखो दो वेव हैं, उनकी अलग अलग पहली वेव जो है और दूसरी वेव जो है, इनकी इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है कि वो है 25:16। और कह रहा है जब इंटरफेरेंस कर लेंगी तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी उसका रेशियो आपको बताना है। भाई जब आपसे मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है तो यानी कि इंटेंसिटी तो हमें पता है कि एम्पलीट्यूड के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम वाला चाहिए और मिनिमम के लिए एम्पलीट्यूड भी चाहिए मिनिमम वाला। ठीक, अब आ जाओ। तो दो वेव की इंटेंसिटी दे रखी है तो इनका एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लो। तो कितना आ जाएगा भाई, रूट लेंगे, कितना जाएगा 5:4। समझिए ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हो सकता है चलो पूरा लिख देता हूं। तो a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर हो गया कितना 25:16। इसका रूट लेंगे तो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:4। ठीक, तो अब निकालना मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम। ये तो इनके अलग अलग एम्पलीट्यूड आ गए दोनों वेव के, और मैक्सिमम कब आएगा जब दोनों सेम फेज में इंटरफेरेंस करेंगी। तो जोड़ के 5 और 4 9, और यहाँ 5 और 4 गया तो कितना आया 1। तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया 9:1। तो 9:1 का स्क्वायर करेंगे तो 81:1 यानी कि 81:1। इसका आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन। 7वें का डी अगर आपका आया है, लक्की, सुस्मिता, दिनेश, रोहित, गोरी, मोनू कुमार, लास्ट में मुझे कुछ कमेंट दिख रहे हैं लाइन से, सब बच्चों का ठीक आंसर है इसका 81:1। प्रिंस भगत का गलत है, बी बता रहा है भाई 9:1 बेटा। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो आया, ये उच्चतम आयाम और न्यूनतम आयाम का अनुपात आया। आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो लेना है, उसमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पेन नहीं चलाना, जो बच्चा पेन चलाएगा उसका गलत माना जाएगा। ये करो,
इसका आंसर बताना बिना पेन चलाए। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि ऑप्शन से कैसे होगा। इसने कहा है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि वे तरंगे आपस में टकराती है और अधिकतम तीव्रता का न्यूनतम तीव्रता से अनुपात क्या होगा, ये बताना है। आपस में इंटरफेयर करती है, वो इंटरफेस नहीं, इंटरफेयर यानी कि व्यतिकरण करती हैं। संतोष कुमार लिख लो, क्वेश्चन करो, बड़ा लिख लो छोटा लिख लो, ये करो। क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका 6 का। योगेश कुमार का सही आया, शुभम कुमार महागलत, सौरभ का भी गलत। नहीं दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा तुम्हें। बस जब नहीं हो रहा हो ना राकेश, है ना, तो तब ऐसे होता है बेटा, दिखता नहीं है। वैसे तो फर्जी तो इतने कमेंटबाजी करता है, क्वेश्चन पूछ लो तो गलत आंसर देगा या उसका आंसर ही नहीं देगा, कह रहा दिखाई नहीं दे रहा। यहां देखो आपसे कह रहा है कि भैया आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तुम एक चीज बताओ, अगर आप ऑप्शन देखो भैया मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है और मिनिमम, तो मैक्सिमम वाला के ऊपर वाला नंबर बड़ा आएगा, नीचे वाला छोटा आएगा। तो भाई ये वाला मेरा आंसर तो हो ही नहीं सकता सही। भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी तो 1 और मिनिमम 3, ये तो गलत हो रहा है। मैक्सिमम ये ज्यादा, मिनिमम कम, यानी कि ये मेरा आंसर हो सकता है। इसे सोल्व करेंगे तो 1:3 आ जाएगा, पहला ऑप्शन ही बन गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये पहला कम ज्यादा ये भी नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है। जिस बच्चे ने बी बताया उसका ठीक है, बाकी सबका गलत है। भाई आपसे वो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है, तो भैया मैक्सिमम के लिए तो पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और मिनिमम बाद में, तो वो छोटी होनी चाहिए। बाकी मैंने और क्वेश्चन में आपको लॉजिक क्यों नहीं बताया, क्योंकि वहां पे काम नहीं करता है कि बाकी में सब में उसने पहले वाला नंबर जो है वो बड़ा ही लिखा हुआ है। ये 5, ये 4, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, छोटा। यानी यहां से आपसे चाह रहा है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट ना करें, आप पूरा सोल्व करें। पहले वाले क्वेश्चन में देखो ये नंबर बड़ा है, ये छोटा, ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है। तो यहां तो हमें सोल्व करना ही पड़ा। जब भी आप इवन मैथ वैथ में कहीं पे भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है, तो भैया पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए। इतना तो हमें ध्यान रखना ही है ना। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये तो क्या बिना पेन चलाए। अब यहां आ जाओ, दो वेव हैं, इनकी इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो 1:9। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लेते हैं यहां से हम। एम्पलीट्यूड का कितना हो जाएगा 1:3, है ना, 1:3 हो जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम चाहिए, तो एम्पलीट्यूड भी हम मैक्सिमम वाला ही लेना पड़ेगा और मिनिमम में मिनिमम वाला ही लेना पड़ेगा, है ना। तो मैक्सिमम निकाल लो, मैक्सिमम के लिए दोनों को जोड़ देंगे और मिनिमम के लिए दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 3 और 1 4, 3 में से गया 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो 2:1 हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1, तो 4:1। ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो जो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा अवेयर रहते हैं ना, जिन बच्चों को ऑप्शन यूज करने आते हैं, वो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी कर जाते हैं कि जिस बच्चे ने मान लो कि ये जो क्वेश्चन है उसे पूरा कॉन्सेप्ट पता है, हो सकता है कि वो बच्चा कैलकुलेशन में गलत कर दे जो पढ़ के गया। एक बच्चा ऐसा जो पढ़ के नहीं गया और उसका दिमाग थोड़ा सा अवेयर है, वो उन बातों को समझता है कि भैया ऑप्शन का यूज कैसे करना है, कि मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, पहला नंबर बड़ा दूसरा छोटा होना चाहिए। उसने केवल इस लॉजिक से करा, उसे पता भी नहीं कि एक क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो नौकरी उसकी लग जाएगी। लोगों लगे भाई ये ज्यादा मेहनत की होगी, होशियार होगा। तो पेपर में 100 में से 100 क्वेश्चन सोल्व करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि 100 में 100 सोल्व करने बैठोगे, सोल्व होंगे ही नहीं टाइम में। आपका दिमाग अवेयर होना चाहिए, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आने चाहिए, ऑप्शन का यूज करना भी आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन के आपको डायरेक्ट आंसर भी याद होने चाहिए, कुछ आपको सोल्व करने भी आने चाहिए, किसका आपको डिटेल भी पता होना चाहिए। सब तरह के जैसे साम दाम दंड भेद जिस दिन आप लगाना शुरू कर दोगे, उस दिन जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोहम्मद गुरफान साहब टाइम से आना भाई, क्लास में 11:15 बजे की क्लास है और तुम 11:54 पे आके राम राम जी कर रहे हो। तो राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जो भी करना है वो सब करना ठीक 11:15 बजे, उसके बाद बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह की आपके पास लैंग्वेज रहेगी। तो आई होप कि ये आप समझ पा रहे होंगे कि इन्हें मैं कैसे झेलना है इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जाता है, तो दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम वाला ही लेना पड़ेगा और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वाला और नीचे मिनिमम वाला ही लेना पड़ेगा, उनके स्क्वायर करेंगे। दे क्या देगा आपको, वो हमेशा
आपको देगा, आपको वो इंटेंसिटी के रेशियो दोनों वेव के अलग अलग उनके एम्पलीट्यूड के रेशियो निकाल लेना, प्लस करके मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम करके मिनिमम आ जाएगा, माइनस करके फिर उसके स्क्वायर कर देना। पैटर्न सेम यही दिखेगा। ठीक है, चलो अब इसमें हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब लिखेंगे इसमें हम चलते हुए आगे, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, और जान पूछ के मैंने आपको वेव वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा काम का ही डिटेल जितनी जरूरत है उतना ही बताया है। उसकी वजह है क्योंकि वो मैं कल बता चुका हूं कि हमने वेव में काम की बातें ही क्यों चूज की हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि लाइट का बेटा जो नेचर है, प्रकाश की जो प्रकृति है, लाइट को हम क्या माने कि जब लाइट चल रही हो तो लाइट को क्या मान लिया जाए। जैसे कि लाइट जो है, जब हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, तो हम ये मान रहे हैं कि एक प्रकाश की तरंग आई, दूसरे प्रकाश की तरंग आई, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गई, तो हम लाइट को, प्रकाश को वेव तरंग माने। या मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था कि लाइट चल रही है तो आप ये मान लो कि पार्टिकल्स भाग रहे हैं, फोटोन नाम के पार्टिकल्स, तो लाइट को हम क्या माने कि लाइट का नेचर वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है। तो प्रकाश की प्रकृति क्या मानी जाए, क्योंकि फिजिक्स की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो लाइट को वेव तरंग मानकर ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं प्रकाश की कि जब आप लाइट को पार्टिकल मानोगे कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, तो तभी आप उन्हें प्रूफ कर पाओगे। तो लाइट का नेचर वेव माना जाए कि पार्टिकल माना जाए, तो इसका एक सोल्यूशन ये निकल के आया कि जो लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर, प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों की तरह बिहेव करता है। लाइट के नेचर को हम कहते हैं ड्यूअल नेचर। प्रकाश की प्रकृति होती है द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। अब मान लो कि लाइट के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, अगर किसी घटना को अगर आप लाइट को वेव मानकर एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो लाइट को वेव मान लो। कोई ऐसा वो नहीं है कि ऑब्लिगेशन है कि यही मानना है। किसी घटना को एक्सप्लेन करते हुए अगर आप लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो पार्टिकल मान लो। आपकी इच्छा जो मानना चाहो वो मान लो। लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। लाइट के नेचर को हम कहते हैं ड्यूअल नेचर। तो लाइट वेव लाइट जो है ऐसे बिहेव करती है जैसे वो तरंगों से मिलकर बनी हो, और लाइट ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो पार्टिकल से मिलकर बनी हो। तो लाइट के नेचर को हम बोलते हैं हम ड्यूअल नेचर। अभी समय भाई ये सबसे थका हुआ है वाला स्टूडेंट, और क्या ये मजबूरी है। ब्लैक करो ना तो कितना गंदा सा रिफ्लेक्शन आता है। दूसरा हिंदी वाले में बहुत अजीब सा आता है, मजबूरी में करना पड़ता है। ये सही लगता है। ये आज ही क्या मैंने अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा ना बोर्ड का, तो तुम दिखा नहीं रहे हो। कोई और कर दूंगा ना, ब्लैक कर दूंगा तो पूरा का पूरा ऐसा दिखेगा। कुछ स्क्रीन दिखेगी, कुछ ये दिखेगी, कुछ शेयर दिखेंगी, अजीब सा हो जाएगा। ग्रे पे व्हाइट येलो, ग्रे पे व्हाइट येलो, ये नीचे ये हाँ, लेकिन ये डिजाइन से कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन नहीं, तो इसमें व्हाइट लिख तो दूंगा, मैं वो कह रहा हूँ क्लास का रिफ्लेक्शन आता है इसमें, उसका रिफ्लेक्शन आता है। कोई बंदा बैठा होगा या उठेगा बैठेगा वो सब दिखेगा। ब्लू है फिर ग्रीन सा है। नहीं ठीक है, आप ऊपर वाले में चल जाता है ब्लैक व्हाइट ना, इसमें नहीं चल पाता इस वाले स्टूडियो में। घर बताओ ब्लैक में पढ़ाता हूँ मैं, घर में मेरे बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं आता। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, अब लाइट जो है इसका नेचर है ड्यूअल नेचर, इसकी प्रकृति है द्वैत प्रकृति। यानी कि आप लाइट को वेव भी मान सकते हो, तरंग भी, और इसे पार्टिकल भी मान सकते हो, जो भी आपका मन करे। ठीक है, वेव और पार्टिकल दोनों। अब दूसरी चीज, अब पहले तो पेपर में यहां तक ज्यादा पूछता था कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, कण प्रकृति की, तरंग की, दोनों। आजकल वो ये पूछने लग गया है कि आजकल वो हमारे से पूछने लग गया है कि अगर हम प्रकाश को तरंग मान लें तो प्रकाश को तरंग मान के कौन कौन सी थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लाइट को पार्टिकल मान के कौन कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा लाइट को आप वेव मानकर एक्सप्लेन कर सकते हैं,
अरे मैं किसी और से बात कर रहा था, मैंने उससे माइक हटा लिया था, साउंड की दिक्कत नहीं है। कोई आया था ना ऑफिस से, वो कह रहा था सर कि और कौन कौन से बैकग्राउंड हैं, मैंने कहा कि ये भी है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। तो एक हम पढ़ेंगे आगे जाके पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण, तो प्रकाश को तरंग मान के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफ्रेंस व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन विवर्तन और पोलराइजेशन ध्रुवीकरण। ये तीन घटनाएं जो हैं आप प्रकाश को तरंग मान के ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल मान के एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और लाइट को आप पार्टिकल मान के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यह आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में आज की क्लास में ही। ठीक है, तो हालांकि एक और भी है, अगर आपने बीएससी की हो तो उन्हें पता हो, एक कॉम्पटन इफेक्ट भी है। ये नहीं पूछता है क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल में पढ़ाया जाता है, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट। तो लाइट को आप पार्टिकल मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को। दूसरी चीज, आपसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का नहीं पूछेगा वो, क्योंकि उसे आप वेव मान के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल मान के भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब हमारे सामने ये आ गया कि भाई ठीक है, हम लाइट को वेव मान के क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं और लाइट को हम पार्टिकल मान के क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वेव मान के क्या एक्सप्लेन करें और पार्टिकल मान के क्या एक्सप्लेन करें, हमें पता चल गया। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई ठीक है, लाइट जो है वो हम ऐसे ज्यूम कर सकते हैं कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो लाइट किन पार्टिकल से मिलकर बनी है? ठीक है, तो लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उसका हम हल्का सा जिक्र कर चुके हैं पहले। लाइट मिलकर बनी है फोटोन से, तो लिखेंगे लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना है, इन्हें क्वांटा भी कहते हैं, हालांकि लेटेस्ट नाम इनका यूज करते हैं फोटोन्स। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना है। और ये फोटोन क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के थैले, ऊर्जा के थैले। यानी कि मैं इस क्लास में खड़ा हूं, मैंने क्या पे बल्ब जला रखा है, इस बल्ब से लाइट निकल रही है, तो मैं मान सकता हूं कि मेरे ऊपर फोटोन की बौछार हो रही है। फोटोन यानी कि एनर्जी के पैकेट आके मेरे शरीर के ऊपर टकरा रहे हैं। अगर मैं एक बल्ब और जला दूं तो फोटोनों की संख्या डबल हो जाएगी, तो ज्यादा फोटोन मेरे ऊपर गिरेंगे। 5 बल्ब जलाऊंगा तो और फोटोन गिरेंगे, यानी एनर्जी के पैकेट्स ज्यादा मात्रा में बौछार करेंगे मेरे ऊपर। तो लाइट मेड अप ऑफ फोटोन्स, प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। और फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के थैले होते हैं। अच्छा, इस एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है वो भी लिख लेते हैं यहां पे हम। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की ऊर्जा, इसे लिखते हैं ई से। तो एक फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू। ये मैं आपको इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग पढ़ाते समय इसका हल्का सा जिक्र किया था मैंने। एक फोटोन की ऊर्जा होती है E इक्वल टू एच न्यू। यहां पे एच जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं प्लांक नियतांक। और इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है पेपर में, या इसकी यूनिट, इसका मात्रक पूछ सकता है। दोनों वैल्यू दोनों चीज याद रखना, इसकी वैल्यू भी और इसका मात्रक भी। ठीक, दूसरा यहां पे जो न्यू लिखा हुआ है, न्यू, यह फोटोन की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की आवृत्ति। ठीक है, तो अब देखो, मान लो कि आपने कहीं बल्ब है, उस बल्ब से प्रकाश निकल रहा है,
तो प्रकाश जो निकल रहा है, उस बल्ब से जो लाइट निकल रही है, उसके अंदर तो बहुत सारे फोटोन होंगे, अरबों खरबों की मात्रा में फोटोन गिर रहे हैं। तो किसी एक फोटोन की अगर हम एनर्जी की बात करें तो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे हमने पता किया कि लाइट का नेचर ड्वेल नेचर है, लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर हम बनी है मानते हैं, उन्हें हम फोटोन कहते हैं। फोटोन होता है एनर्जी के पैकेट, ठीक है। तो ये हमें, और जो हमें पता है ना, फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है। और ये, हाँ अच्छा, अब आते हैं हम, अब लाइट जो है, सब ये भी मानते हैं कि लाइट ऐसे भी बिहेव करती है कि जैसे तरंग से मिलकर बनी हो। तो अगर आपसे भी पूछ ले कि लाइट जो है, ठीक है, वेव है, कौन सी वेव है, तो अगर हमने भी वेव चैप्टर नहीं पढ़ा है शायद, तो वेव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। एक हम क्लास में पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, जैसे कि साउंड। एक हम पढ़ेंगे क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें हम रेडियो वेव, एक्स किरणें, गामा किरणें पढ़ेंगे, उसमें लाइट भी आएगा। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 7 वेव आती है, उनमें से लाइट भी एक है। तो लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम पढ़ेंगे क्लास में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं जो वैक्यूम निर्वात के अंदर भी चलने। भाई लाइट तो आपको पता ही है वैक्यूम में ट्रैवल कर ही सकती है, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनकी स्पीड 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड हो, और आपको पता लाइट की ही तो स्पीड है, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, वेव को हम एक कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं कि वो ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है। तो लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है केवल ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। ये लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य नहीं है, ये ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ है। ये सारी चीजें आपको वेव चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता कि ट्रांसवर्स किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब पहले मेहनत नहीं की जीवन में, तो कोई नहीं, हम करा देंगे, उसकी टेंशन मत लेना। तो लाइट अगर ये पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, तो ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंग है। और मैकेनिकल वेव है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यांत्रिक तरंग है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, शायद ज्यादा भी हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जो वैक्यूम में चल सकती हैं, इनकी स्पीड वैक्यूम में इतनी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये 7 वेव आएंगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना, सब बातें वहां पे आएंगी, ठीक। और ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ेंगे वो ट्रांसवर्स नेचर की होंगी। जब हम साउंड पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो साउंड है वो ट्रांसवर्स नहीं है, वो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। इस तरह की बातें हम क्लास के अंदर कर रहे होंगे डिस्कस। अच्छा, दूसरी चीज, अब जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि लाइट का ड्यूअल नेचर है। ऐसे एक साइंटिस्ट हुए डी ब्रोगली, उन्होंने कहा कि सर लाइट का ड्यूअल नेचर है ना, कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं, मेटेरियल पार्टिकल, कोई कण है अगर वो बहुत ही हल्का हो, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो जो पार्टिकल्स होते हैं ये है तो पार्टिकल, लेकिन जब बहुत ही स्पीड से भागते हैं तो ये भी ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे एक तरंग चल रही हो, जैसे कि एक डिस्टर्बेंस चल रहा हो। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वेव, तो द्रव्य तरंगों का जो ड्यूअल नेचर है वो किसने बताया? डी ब्रोगली ने। जैसे प्रकाश का ड्यूअल नेचर है, वैसे ही जो पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, कि इनका नेचर भी ड्यूअल है। बहुत ही हल्के पार्टिकल जो बहुत ही स्पीड से भागते हैं तो वो भी एक वेव की तरह बिहेव करते हैं, इनका भी ड्यूअल नेचर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वेव, ये किसने बताया हमें? डी ब्रोगली साहब ने। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वेव, द्रव्य तरंगों की द्वितीय प्रकृति, ये बताया मैं डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली, हालांकि सही प्रोनाउंसिएशन इसकी डी ब्रोय है, डी ब्रोय, इसमें जी एल वगैरह साइलेंट है, पर हिंदी में डी ब्रोगली लिखा होता तो मैं डी ब्रोगली ही बोल रहा हूं क्लास में। डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली साहब ने। लेकिन उन्होंने बताया डी ब्रोगली साहब ने कि वजह से लाइट का ड्यूअल नेचर, ऐसे पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर है।
इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया डेविसन जर्मर ने अपने प्रयोग में। डेविसन जर्मर ने के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन जो है उसका डुअल नेचर है, ये बात प्रूफ भी हो गई। थ्योरेटिकल बताया, प्रैक्टिकली डेविसन जर्मर ने कर दिया। तो एक बार क्वेश्चन आ गया पेपर में कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, ये बात किस एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन की गई? तो ये की गई डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से। क्या पे लिखेंगे हम? थ्योरेटिकल बताया डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव, कि कोई भी पार्टिकल है तो उसका डुअल नेचर होगा। पार्टिकल तो है पर वो भागते समय वेव की तरह बिहेव करेगा, डी ब्रोगली ने बताया। और एक्सपेरिमेंटली इनकी इस बात को प्रूफ कर दिया डेविसन जर्मर ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैज ए डुअल नेचर was explained by Davison-Germer experiment. Davison-Germer एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति द्वैत प्रकृति है, यह बात डेविसन जर्मर प्रयोग से सिद्ध हुई ना, एक्सप्लेन की इन्होंने, व्याख्या की या सिद्ध हुई डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। याद रखना इलेक्ट्रॉन वाला आ जाता है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो एक बार दोबारा आते हैं यहां पे हम कि लाइट का नेचर डुअल नेचर है। इसका मतलब कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। लाइट को अगर मैं वेव मान लूं तो कौन कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन की जा सकती है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इन दोनों थ्योरी को वेव मान के ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल मान के नहीं कर सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना और कॉम्पिटन इफेक्ट की घटना जो है, ये लाइट को पार्टिकल मान के ही एक्सप्लेन की जा सकती है। वो लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उन्हें हम फोटोन कहते हैं। फोटोन का मतलब होता है एनर्जी के पैकेट का भागना। और किसी एक पैकेट की अगर हम बात करें कि एक फोटोन की बात करें तो उसकी एनर्जी h न्यू के बराबर है। यहाँ पे h है प्लैंक कांस्टेंट और न्यू क्या है यहाँ पे? एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। फिर मैंने कहा कि जैसे लाइट का डुअल नेचर है, ऐसे मैटर वेव का भी डुअल नेचर होता है। ये हमें डी ब्रोगली साहब ने बताया। और इलेक्ट्रॉन का तो डुअल नेचर है, यानी कि एक मैटर एक पार्टिकल डुअल नेचर रखता है। ये बात प्रूफ हो गई, एक्सप्लेन हो गई डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में सभी को? अब इसमें सर में जुड़े हुए एक दो क्वेश्चन देखें। जो पिछले क्लास से जुड़े हुए क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज अराउंड ए कॉर्नर और ए स्लिट इज ड्यू टू। एक कोने या छिद्र के आसपास से गुजरने पर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? ये पता नहीं हमें पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। का मुड़ना, का मुड़ना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन, विवर्तन कहलाता है। दूसरा, विच फिनोमिना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है? तो हमने देखा यहाँ पे कि ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, इन हम लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका आंसर होगा, है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन है तो उसमें टाइम खराब नहीं करेंगे हम ज्यादा। सी ऑप्शन बन गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन पता नहीं हमने पहले देखा कि नहीं देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव द बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जिसका एक ही रंग हो, एक ही वर्ण हो, एक वर्णीय प्रकाश का सबसे बेस्ट सोर्स होता है लेजर लाइट। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इस पे। बड़ा फेमस क्वेश्चन मुझे याद आ गया, रह जाता वरना। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सीवी रमन साहब को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला रमन इफेक्ट के लिए, या रमन स्कैटरिंग कह लो आप उसे। उन्होंने हमें इन इलास्टिक स्कैटरिंग के बारे में बताया कि जब लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वाटर मोलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो 10 मिलियन में से एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी अलग आती है इंसिडेंट फोटोन से। अदरवाइज हम देखो जितने भी फिनोमिना पढ़े, फ्रीक्वेंसी कभी बदल नहीं रही है। जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन में मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो भी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, केवल एक ही जगह फ्रीक्वेंसी बदल रही है, वो भी इन इलास्टिक स्कैटरिंग में।
यानी कि 10 मिलियन में से कोई एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी में आता है चेंज। अदरवाइज इलास्टिक स्कैटरिंग हो, रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, सब जगह फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो सी वी रमन साहब को इसके लिए मिला नोबेल प्राइज। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन को, एल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स का, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उनकी किस थ्योरी के लिए मिला? आइंस्टीन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज उनकी किस थ्योरी के लिए दिया गया, ये आपको बताना है। ये कई बार रिपीट हो चुका है पेपर में, बताओ। प्लांक कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है, जैसे पाई कांस्टेंट होता है बी कुंदू, ऐसे प्लांक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। जितने बच्चे लिख रहे हैं इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, सबको गलत है। देखो, आइंस्टीन की एक बड़ी फेमस थ्योरी है जो साइंस वाले बच्चे बड़ा गलत करके आते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। और उस स्पेशल थ्योरी में आइंस्टीन ने इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के बारे में बताया। इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला। आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला है ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है। तो आइंस्टीन जो है ये नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर। कब है? 1921 से मिला इन्हें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए मिला इन्हें, एक्सप्लेन करने के लिए। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया यूजिंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक की क्वांटम थ्योरी है ये, कि जो लाइट है वो फोटोन नामक कणों से मिलकर बनी है। एक फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू होगी। तो प्लांक ने बताया, तो प्लांक को सम्मान देने के लिए उनके नाम पे जो कांस्टेंट आया, यहाँ पे उसे प्लांक कांस्टेंट कह दिया। तो यहां पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was discovered by Hertz and explained by Einstein using Planck's क्वांटम थ्योरी। हिंदी में लिखेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी। हर्ट्ज नाम भी है ना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी है ना, हर्ट्ज। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी और इसे प्लांक की क्वांटम थ्योरी का उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी, लेकिन प्लांक की क्वांटम थ्योरी का उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने इसे किया था एक्सप्लेन। तो इसके लिए 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। ये थ्योरी शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की उन्होंने 1915 में दी और नोबेल प्राइज मिला इन्हें 1921 में इसके लिए। सीवी रमन साहब देखो 28 में रमन इफेक्ट की खोज की, 1.5-2 साल बाद 30 में मिल गया नोबेल प्राइज। आइंस्टीन से पहले ले गए वो, जबकि आइंस्टीन तो उससे पहले ही जो स्पेशल थ्योरी ना, E = mc स्क्वायर वगैरह, ये 1905 में ही दे चुका है वो तो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद ही खतरनाक नाम बन गया था आइंस्टीन साहब का, लेकिन नोबेल प्राइज मिल रहा है 21 में जाके, और रमन साहब अपना 1.5-2 साल में चिपका गए। मजा आ गया उनका। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये यानी कि क्लास 1 घंटे के आसपास लग रहा मुझे, 1 घंटे के आसपास का, आधे पौन घंटे का टॉपिक बचा है। थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जिक्र करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और एक कलर थ्योरी का। अगर एक ही जगह पर लाल, हरा, नीले रंग का प्रकाश मिला देंगे तो कौन से कलर का स्पॉट बन जाएगा। एक लाइट की कलर थ्योरी करेंगे हम लास्ट क्लास में, और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 2 छोटी छोटी सी चीजें करके फिर हम क्या करेंगे, लेंस और मिरर की तरफ आ जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इस बैच में जो साइंस स्पेशल 24 वाले बच्चे हैं,
उनके पर तो शायद ही ये लेंस और मिरर वाला ही टॉपिक बचता है शायद से। एक बार मैं देख लेता हूं। ये बड़े परेशान भी रहते हैं, कितना क्लास रह गया, कितना हो गया। इन बच्चों को मैंने पूरा पूरा मैकेनिक्स पढ़ा रखा है, काइनेमेटिक्स, लॉज मोशन, ग्रेविटेशन, प्रोजेक्टाइल वर्क, पावर एनर्जी, सैटेलाइट, केपलर, ठीक है, यूनिट डायमेंशन, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा रखा है मैंने इन्हें, मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ाया हुआ है, बर्नौली की थ्योरम वगैरह भी करा रखी है, ऑप्टिक्स भी करा रखा है। ओके, नहीं भाई इनका तो बचता भी, इन अभी हीट चैप्टर नहीं करा रखा मैंने। तो जो ये बच्चे हैं साइंस स्पेशल 24 वाले, एक तो भाई आपका लेंस और मिरर वाला चैप्टर बचता है, ठीक है, लेंस और मिरर। 1921 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिया भाई, 1921 में तो नोबेल प्राइज मिला उन्हें। तो एक तो भाई साइंस 24 वाले बच्चे आगे परेशान ना करें, एक आपका लेंस और मिरर वाला चैप्टर बचता है और एक आपका हीट वाला चैप्टर। 2 चैप्टर आपके बचते हैं। जब आपके ये मान के चलो कि 5-6 क्लास लेंस और मिरर में लग जाएंगी, है ना, और 8-10 क्लास हीट में लग जाएंगी। तो यानी कि जो साइंस 24 वाले बच्चे हैं, तो अभी वो 14-15 क्लास तक सब्र रखें क्लास में, हर क्लास में आके 2 मिनट बाद ही कब खत्म होगा, कितना रह गया, कब खत्म होगा, ये इस तरह के नाटक ना करें, है ना। और इससे टीचर पे अनड्यू प्रेशर बनता है, फिर वो चाहता है कि फटाफट सिलेबस खत्म करे। सिलेबस खत्म बहुत जगह हो चुका है, बहुत बैच में हमने करा रखा है, बहुत सारी किताबों में भी हो रखा है। सिलेबस आपके लिए खत्म तब है जब आपको चाहिए समझ में आने लगे, है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मोस्ट प्रोबेबली हम मंडे को मिलेंगे, तब तक आप इसे पढ़ लेना। बस इसे थोड़ा सा बचा दे, पौन घंटे का, इसे खत्म करके हम लेंस और मिरर की तरफ को कर जाएंगे। मूव उसम कनकेव, कॉन्वेक्स मिरर और लेंस जो है वो हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।